किस्मत कभी सवाल नहीं करती, वह सिर्फ अपनी कीमत वसूलती है। सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसा नियम है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। चैप्टर 11 से 20 तक लुमियन ली धीरे धीरे समझने लगता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ संयोग से नहीं होती। हर मुलाकात, हर फैसला पहले से तय किया जा चुका है। जैसे जैसे ताकत पास आती है, पागलपन और गहराता जाता है और सच्चाई हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये चैप्टर्स हमें दिखाते हैं कि इनेविटेबिलिटी सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि इंसान के डर, उसके विश्वास और उसकी पसंद की सबसे कठोर परीक्षा है। कुछ रास्तों पर एक बार कदम रख दिया जाए तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि इस सर्कल में दाखिल होने के बाद बच निकलना नामुमकिन है। स्वागत है रहस्यों, किस्मत और कुर्बानी की इस दुनिया में। कॉर्डो गांव की उस खूबसूरत बसंत की सुबह की कल्पना कीजिए, जहां आसमान बिल्कुल साफ और नीला था और उसमें सफ़ेद रुई जैसे बादल तैर रहे थे जो बसंत की मंद हवा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस शांत वातावरण में जंगल की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी और नदी के किनारे हरी भरी घास पर सफ़ेद हंस चल रहे थे, जिससे पूरा दृश्य किसी चित्रकारी जैसा लग रहा था। वहीं नदी के पास एक युवा लड़की खड़ी थी जिसने भूरे रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक लंबा डंडा था जिससे वह अपने हंसों की देखभाल कर रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उसके भूरे बाल चमक रहे थे, जिन्हें उसने बड़ी शालीनता से एक सफ़ेद कपड़े में बांध रखा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी जीवंतता थी। तभी वहां नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लुमियन ली बैठा था, जो बहुत गहरे सोच में डूबा हुआ था, और उसे इस तरह शांत देखकर उसकी सहेली आवा लिजियर ने उसे टोकते हुए पूछा कि वह किसी पत्थर की मूर्ति जैसा क्यों दिख रहा है। आवा गांव के मोची गुइलियम लिजियर की बेटी थी और वह लुमियन और उनके एक अन्य दोस्त रेमून ग्रेग के साथ काफी घुली मिली थी, क्योंकि वे गांव के उन कुछ गिने चुने युवाओं में से थे जो अक्सर साथ समय बिताते थे। लुमियन ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो उसने एक ऐसी काल्पनिक समस्या सामने रखी जो असल में उसके सपनों की एक भयावह हकीकत थी, जिसे वह किसी को बता नहीं सकता था। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि अगर जंगल में उनका सामना किसी ऐसे खूंखार जानवर से हो जाए जिसकी चमड़ी इतनी मोटी और सख्त हो कि कोई भी हथियार उसे भेद न सके, तो वे क्या करेंगे। आवा ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि ऐसे खतरनाक जानवर से भिड़ने की क्या जरूरत है, और अगर उसे मारना संभव नहीं है तो वहां से भाग जाना ही सबसे बुद्धिमानी का काम होगा। लेकिन लुमियन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसने तुरंत एक लालच दिया कि अगर उस जानवर की लाश के बदले में शहर के रईस लोग 100 लुई डियोर देने को तैयार हों तो क्या वे पीछे हटेंगे। जैसे ही 100 लुई डियोर का नाम आया तो रेमून ग्रेग, जो एक गडेरिया था, उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसने कभी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था। रेमून ने मन ही मन गणना की कि यह रकम लगभग 2000 वर्ल डियोर के बराबर होगी, जिससे वह दारिस जैसे बड़े शहर में जाकर अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकता था। इस भारी रकम का ख्याल आते ही रेमून ने सुझाव दिया कि वे एक शॉटगन उधार ले सकते हैं, लेकिन लुमियन ने तुरंत कहा कि जब हथियार उसकी खाल ही नहीं छेद सकता तो शॉटगन भी बेकार होगी। रेमून ने फिर पूछा कि क्या वह जानवर बहुत ताकतवर है, और लुमियन ने जवाब दिया कि वह जानवर बिल्कुल उसके जितना ही शक्तिशाली और हिंसक है, जिससे रेमून को थोड़ी राहत मिली। रेमून ने फिर एक सामूहिक योजना सुझाई कि वे गांव के कई लोगों को इकट्ठा करेंगे और उस जानवर को चारों तरफ से घेर कर तब तक थकाएंगे जब तक वह हार न मान ले। लुमियन ने इस योजना में एक बड़ी कमी बताई कि अगर बहुत सारे लोग शामिल होंगे तो उस बड़े इनाम का हिस्सा बहुत छोटा हो जाएगा और किसी के हाथ में कुछ खास नहीं आएगा। तभी आवा ने अपनी झील जैसी नीली आंखों को घुमाते हुए
एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव दिया कि वे एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे जाल में फंसा सकते हैं, जिससे उसे लड़ना भी नहीं पड़ेगा। लुमियन को आवा का यह विचार काफी पसंद आया, लेकिन वह समझ गया था कि उसके ये दोस्त केवल साधारण शिकार के बारे में सोच सकते हैं, उस मायावी राक्षस के बारे में नहीं। बातों बातों में लुमियन ने अपने दोस्तों को थोड़ा उकसाया, जिससे आवा चिढ़ गई और उसने गुस्से में आकर गांव के एक ऐसे रहस्य का खुलासा किया जो लुमियन को भी नहीं पता था। आवा ने फुसफुसाते हुए बताया कि कॉर्डू गांव में एक असली चुड़ैल रहती है और उसका नाम मैडम पुआलिस है, जो गांव के प्रशासक की पत्नी है। लुमियन यह सुनकर दंग रह गया, क्योंकि वह जानता था कि मैडम पुआलिस का पाद्रे गुइलियम बेनेट के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन उसने कभी उसे चुड़ैल नहीं समझा था। आवा ने आगे बताया कि प्रशासक के सेवक चार्ली ने उसे गुप्त रूप से यह जानकारी दी थी कि मैडम पुआलिस मृत आत्माओं की संदेशवाहक है और वह उनसे बातें कर सकती है। इतना ही नहीं, वह लोगों की आत्माओं को घर वापस लाने में मदद करती है और अजीबोगरीब गुप्त दवाएं तथा जादुई ताबीज बनाने में भी माहिर है। लुमियन का दिल यह सुनकर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अपनी बहन औरोर की फिक्र सताने लगी, जो खुद भी एक गुप्त वरलॉक थी, और वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उस पर शक हो। रेमून ने जोश में आकर कहा कि उन्हें तुरंत कैथेड्रल जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन लुमियन ने उसे रोकते हुए प्रशासन और चर्च के भ्रष्टाचार के बारे में समझाया। लुमियन ने कहा कि चूंकि वह पाद्रे की प्रेमिका है, इसलिए अगर वे शिकायत करने गए तो पाद्रे उन्हें ही प्रशासक के हवाले कर देगा और वे बिना किसी सबूत के खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसने अपने दोस्तों को डराया कि अगर वे मैडम पुआलिस के खिलाफ बिना सबूत के बोले तो शायद वे एक दिन रहस्यमयी तरीके से गांव से गायब हो सकते हैं, जिसे सुनकर वे दोनों सहम गए। लुमियन ने उनसे वादा लिया कि वे इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे और जब कभी उनके पास पुख्ता सबूत होंगे तब वे सीधे दारिस के बड़े बिशप के पास जाकर सच्चाई बताएंगे। इस बातचीत के बाद लुमियन वहां से अपनी पढ़ाई का बहाना बनाकर निकल गया, लेकिन उसका असली मकसद गांव में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर करीब से नज़र रखना था। जब वह गांव की ओर बढ़ रहा था तो वह बहुत सतर्क था और अपने पैरों के निशान छिपाते हुए चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि पाद्रे और उसके आदमी उस पर नज़र रख रहे हैं। रास्ते में उसने उन 3 अजनबियों को देखा जो पिछले कुछ दिनों से गांव में घूम रहे थे, जिनमें लिया नाम की एक लड़की थी, जिसके कपड़ों और जूतों में बंधी घंटियां एक मधुर संगीत पैदा कर रही थीं। लुमियन को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी और अचानक वापस आया गडेरिया पीरे बेरी गांव में किस तरह के बदलाव का संकेत दे रहे थे, जिससे एक भारी तनाव महसूस हो रहा था। वह सीधे ओल्ड टेवर्न नामक सराय में गया, जहां उसे वह रहस्यमयी महिला दिखी जिसने उसे टैरो कार्ड दिया था, और वह वहां शांति से अपना खाना खा रही थी। वह महिला आमलेट एउलार्ड का आनंद ले रही थी, जिसे लुमियन ने बहुत ही भारी और चिकना भोजन माना, लेकिन महिला उसे बहुत स्वाद लेकर खा रही थी। लुमियन ने जब उससे अपने सपने के उस अजेय राक्षस के बारे में पूछा तो उस महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही ठंडा और व्यावहारिक जवाब दिया। उसने कहा कि अगर कोई हथियार काम नहीं करता है तो उसे मारने के अन्य तरीके आजमाओ, जैसे कि उसका सिर धड़ से अलग कर दो या उस पर तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दो। महिला ने यह भी सुझाव दिया कि अगर कुछ भी काम न करे तो उसे जिंदा दफन कर देना चाहिए, क्योंकि हर जीवित चीज का कोई न कोई अंत जरूर होता है। उसने लुमियन को चेतावनी दी कि वह उसकी हर छोटी समस्या को हल करने वाली दाई नहीं है और उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी और नए रास्ते खोजने होंगे। लुमियन को महिला की इस रूखी बात में एक छिपा हुआ संदेश मिला कि वह केवल तभी हस्तक्षेप करेगी जब लुमियन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी असफल हो जाएगा।
सराय से बाहर निकलते समय लुमियन के मन में अब एक स्पष्ट योजना थी कि उसे उस सपने वाले राक्षस को खत्म करने के लिए आग और शारीरिक बल का उपयोग करना होगा। उसे अब यह समझ आ गया था कि गांव की ये रहस्यमयी घटनाएं और उसके सपने आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं और उसे अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। जब लुमियन और टैवर्न से बाहर निकलता है तो वह अपनी पुरानी आदतों के अनुसार बहुत ही सतर्कता से दबे पांव अपने घर की ओर जाने वाले गुप्त रास्ते पर चल देता है, क्योंकि उसे पता है कि खतरा कहीं भी हो सकता है। जल्द ही उसकी शंका सही साबित होती है और वह देखता है कि पोंस बेनेट का एक गूंडा एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति पर जासूसी भरी नज़र रख रहा है। लुमियन मन ही मन खुद से कहता है कि पाद्रे हार मानने वालों में से नहीं है और वह लगातार उसका पीछा कर रहा है, लेकिन लुमियन के पास अभी जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं है। उसकी अपनी व्यक्तिगत क्षमताएं अभी बहुत सीमित हैं और वह दारिज क्षेत्र में चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन का ध्यान अपनी ओर खींचने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा सकता है। वह जानता है कि अगर इनक्विजिशन यानी धर्मसभा के लोगों को जरा भी भनक लगी तो वे तुरंत वहां पहुंच जाएंगे और यह स्थिति उसकी बहन औरोर के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। जब तक लुमियन को शहर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता तब तक उसके पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वह पादरी की अनैतिक गतिविधियों को उजागर करे और उसे मठ में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन यह कहना जितना आसान है करना उतना ही कठिन है, क्योंकि लुमियन को बहुत ही सावधानी और चतुराई से काम लेना होगा, जैसा उसने तब किया था जब विदेशियों को पाद्रे और मैडम पुआलिस के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला था। लुमियन इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि वहाँ का प्रशासक और क्षेत्रीय न्यायाधीश बेओस्ट अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सख्त है। अगर लुमियन मैडम पुआलिस की स्थिति को सबके सामने लाता है तो उसे बेओस्ट से किसी भी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके विपरीत बेओस्ट उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो सकता है। ऐसी स्थिति में लुमियन के पास कोर्रू गांव से भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि पाद्रे और प्रशासक दोनों ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। इन खतरों को भांपते हुए लुमियन एक संकरी गली से होकर रास्ता बदल लेता है, जो कई घरों के बीच से होकर गुजरती है, ताकि वह खुद को छिपा सके। रास्ते में लुमियन अपनी बुद्धि और आसपास के माहौल का सहारा लेकर खुद को दीवारों के पीछे और पेड़ों की ओट में छिपाता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे ही वह गली के अंत के करीब पहुंचता है, उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो उसे रुकने पर मजबूर कर देती हैं। वहाँ पोंस बेनेट अपने भाई गिलाउम से पूछ रहा होता है कि वे उस बच्चे यानी लुमियन के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि वे रात में औरोर के घर जाकर उसे पकड़ सकते हैं। पोंस का मानना है कि उनके पास संख्या बल का फायदा है और औरोर की लड़ने की क्षमता उन्हें रोकने के लिए काफ़ी नहीं होगी, और ज़रूरत पड़ने पर वे शहर से और मदद भी बुला सकते हैं। तभी लुमियन को एहसास होता है कि पाद्रे गिलाउम बेनेट भी वहीं मौजूद है, और वह यह जानने के लिए एक कोने में दुबक जाता है कि पाद्रे उसके खिलाफ क्या योजना बना रहा है। पाद्रे गिलाउम बेनेट की आवाज़ बहुत ही सम्मोहक और गंभीर होती है, और वह अपने भाई को चेतावनी देता है कि औरोर की क्षमताओं को कम आंकना एक बड़ी भूल हो सकती है। गिलाउम को संदेह है कि औरोर के पास कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां हो सकती हैं जो उसकी खुद की शक्तियों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमयी है। यह सुनकर पोंस बेनेट हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि अगर औरोर वास्तव में एक चुड़ैल है तो उन्हें इनक्विजिशन को इसकी सूचना देनी चाहिए ताकि उन्हें इनाम मिल सके। पोंस को लगता है कि अगर वे एक असली चुड़ैल को पकड़वा देते हैं तो चर्च उन्हें वह असाधारण शक्ति प्रदान करेगा जिसकी वे सालों से चाहत रख रहे हैं।
लेकिन गिलाउम अपने भाई को मूर्ख कहते हुए डांटता है और कहता है कि उसे गांव की वर्तमान स्थिति का अंदाजा नहीं है, जहां इनक्विजिशन की नजरें शिकारी कुत्तों की तरह तेज हैं। गिलाउम का मानना है कि अगर इनक्विजिशन को गांव में किसी भी असामान्य गतिविधि का पता चला तो वे सभी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वह कहता है कि अगर औरोर उनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश भी करती है तो उसके पास उससे निपटने के अन्य तरीके हैं, लेकिन वे किसी भी कीमत पर चर्च का ध्यान नहीं खींचना चाहते। लुमियन इन बातों को सुनकर बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि गांव में कुछ बहुत ही भयानक पक रहा है, जो शांत समुद्र के नीचे एक अशांत धारा की तरह विकसित हो रहा है। हालांकि पोंस बेनेट इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करता और वह केवल यह पूछता है कि क्या गिलाउम के पास किसी चुड़ैल से निपटने का कोई ठोस तरीका है। पाद्रे बहुत ही धीमे स्वर में जवाब देता है कि उसे यह जानने की जरूरत नहीं है और फिलहाल उन्हें लुमियन से निपटने का दिखावा जारी रखना चाहिए ताकि किसी को शक न हो। वह कहता है कि उसे अपनी प्रतिशोध की इच्छा को छिपा कर रखना होगा ताकि विदेशियों को कोई सुराग न मिले और वे गांव के लोगों को डरा कर रखें ताकि वे विदेशियों के सामने मुंह न खोलें। पोंस को डर सताने लगता है कि क्या वे विदेशी किसी विशेष मामले की जांच करने के लिए वहां आए हैं, लेकिन गिलाउम उसे आश्वस्त करता है कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता वह कोर्डू का पादरे बना रहेगा। गिलाउम का मानना है कि केवल डर और धमकी से शासन नहीं किया जा सकता, बल्कि चर्च को एक ऐसे गांव की जरूरत है जो कर दे सके, और इसके लिए उन्हें लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। वह कहता है कि चर्च स्थानीय लोगों पर भरोसा करता है क्योंकि वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मामलों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं, बजाय बाहरी लोगों के जो सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। लुमियन को पादरे की बातें तर्कसंगत तो लगती हैं, लेकिन उसे अपनी बहन औरोर की वह चेतावनी याद आती है कि चर्च बुराई से ग्रस्त गांवों को पूरी तरह से तबाह कर देता है। औरोर ने उसे बताया था कि जब चर्च को किसी गांव में दुष्ट देवताओं का प्रभाव मिलता है तो वे वहां के बच्चों तक को नहीं छोड़ते और पूरी जमीन को तहस-नहस कर देते हैं। पादरे के जाने के बाद लुमियन एक अलग रास्ता चुनता है और बिना किसी नुकसान के सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसकी बहन औरोर रसोई में व्यस्त होती है। औरोर ने एक साफ-सुथरा एप्रन पहना हुआ है और वह ओवन के पास कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर लुमियन की जिज्ञासा बढ़ जाती है। लुमियन जब उससे पूछता है कि वह क्या कर रही है तो औरोर मुस्कुराते हुए बताती है कि वह चावल की रोटी बनाने की एक नई रेसिपी आजमा रही है। लुमियन को लगता है कि औरोर यह सब उसके लिए कर रही है और वह बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन औरोर मजाक में उसे कहती है कि वह बहुत आत्ममुग्ध है। वह कहती है कि उसके लिए बेकिंग करना मनोरंजन का एक जरिया है और समय बिताने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे उसे खुशी मिलती है। लुमियन उससे पूछता है कि वह बाहर जाना क्यों पसंद नहीं करती, क्योंकि बाहर भी बहुत मनोरंजन है, लेकिन वह जानता है कि औरोर अपनी वरलॉक स्थिति के जोखिमों के कारण घर पर ही रहती है। औरोर उसे समझाती है कि वह अपनी खुद की व्यक्ति है और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, और वह ज़्यादातर समय एक अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट व्यक्ति की तरह रहना पसंद करती है। वह लुमियन को बताती है कि इंसान विरोधाभासों से भरा होता है, क्योंकि कभी-कभी वह बहुत बातें करना चाहती है और कभी गांव की औरतों की गपशप सुनना और बच्चों को कहानियां सुनाना उसे पसंद आता है। बातचीत के दौरान जब मैडम पुआलिस का जिक्र आता है तो लुमियन औरोर को बताता है कि गांव में अफवाह है कि वह एक वरलॉक है जो मृतकों से बात कर सकती है। लुमियन उसे उन सभी असामान्य चीज़ों के बारे में भी बताता है जो उसने देखी हैं, और पादरे गिलाउम बेनेट की बातों का भी जिक्र करता है जो उसने चोरी छिपे सुनी थी। इन सब बातों को सुनकर औरोर का चेहरा गंभीर हो जाता है
और वह लुमियन को सलाह देती है कि वह फिलहाल मैडम पुआलिस से दूर रहे और विदेशियों की गतिविधियों पर नज़र रखे। वह कहती है कि वे विदेशी शायद पाद्रे और उसके साथियों के गुप्त कामों की जांच करने आए हैं और वह खुद भी उन पर नज़र रखेगी। और लुमियन से कहती है कि वह गांव में और घूमे और उन विदेशियों से घुलने मिलने की कोशिश करे ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में वहाँ क्या चल रहा है। वह यह भी कहती है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें कोर्डू गांव छोड़ने के बारे में सोचना होगा और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। जब लुमियन पूछता है कि अगर उन्हें गांव छोड़ना पड़ा तो वे कहाँ जाएंगे तो और बिना किसी झिझक के ट्रायर शहर का नाम लेती है जो इंतिक गणराज्य की राजधानी है। ट्रायर को पूरे महाद्वीप में संस्कृति और कला का शिखर माना जाता है और हर इंतिक निवासी वहां जाने का सपना देखता है क्योंकि वहां खुशियां कभी खत्म नहीं होती। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया खामोशी की चादर ओढ़े सो रही थी तब लुमियन एक बार फिर अपने उस रहस्यमयी सपने की दुनिया में जाग उठा। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं उसे अपने चारों ओर एक बहुत ही हल्की भूरी धुंध दिखाई दी जो हवा में रहस्यमयी तरीके से तैर रही थी। अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण उसने तुरंत अपनी सूती कमीज की जेब में हाथ डाला ताकि वह उस ठंडी और सख्त धातु को महसूस कर सके जिसे उसने पिछली बार वहां सुरक्षित रखा था। जब उसकी उंगलियों ने उस वस्तु को छुआ तो उसे धातु की ठंडक महसूस हुई और उसे बाहर निकालते ही सोने की एक चमक ने उसकी आंखों को अंधेरे में रोशन कर दिया। वह वास्तव में लुई डी ओर नामक सोने का सिक्का ही था जो अब भी उसके पास सुरक्षित था, जिससे यह साबित हुआ कि यह सपना कोई साधारण भ्रम नहीं है। लुमियन अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और उसने खुद को ध्यान से देखा तो पाया कि वह अब भी वही पुराने सूती कपड़े और चमड़े की जैकेट पहने हुए था जो उसने अपनी पिछली यात्रा के दौरान पहने थे। उसके पास ही उसकी लगभग 2 मीटर लंबी लोहे की पिचफोर्क यानी त्रिशूल और एक बहुत ही तीखी काली कुल्हाड़ी रखी हुई थी जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी। इस स्थिति को देखकर उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि यह सपना हर बार नए सिरे से शुरू नहीं होता बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली वास्तविक दुनिया की तरह है जो उसके जाने के बाद भी वैसी ही बनी रहती है। लुमियन ने उस कीमती सोने के सिक्के को वापस अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में रख लिया क्योंकि भले ही वह इसे असल दुनिया में नहीं ले जा सकता था लेकिन इसे अपने पास रखना उसे सुकून देता था। वह धीरे से अपने बिस्तर से उठा और कुछ देर के लिए खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि खंडहरों के बीच वह लाल पर्वत की चोटी अब भी वैसी ही है। अपनी सुरक्षा के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी और पिचफोर्क उठाई और अपने कमरे से बाहर निकलकर उस मंद रोशनी वाले गलियारे में पहुंच गया जहां की शांति उसे बेचैन कर रही थी। उसने देखा कि उसकी बहन अरोर के शयनकक्ष और उसके अध्ययन कक्ष के दरवाजे थोड़े खुले हुए थे जिससे उसके मन में एक बहुत ही अजीब विचार पैदा हुआ। उसने सोचा कि सपने की इस दुनिया में उसका अपना कमरा बिल्कुल वास्तविकता के समान है और इसमें वह सब कुछ मौजूद है जो उसके असली कमरे में होता है। उसके मन में एक लालच जागा कि क्या उसे अपनी बहन के कमरे में जाकर उसकी जादूटोने की कोई नोटबुक या कोई गुप्त औषधि बनाने का नुस्खा खोजना चाहिए जिससे वह एक शक्तिशाली जादूगर बन सके। यह विचार उसके मन में किसी शैतान की फुसफुसाहट की तरह गूंज रहा था क्योंकि अज्ञात और खतरनाक खंडहरों की खोज करने की तुलना में यह रास्ता बहुत ही आसान और सुरक्षित लग रहा था। लेकिन लुमियन ने तुरंत अपना सिर जोर से झटक दिया और इस अनैतिक विचार को अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर निकाल दिया क्योंकि वह अरोर की निजता का बहुत सम्मान करता था। वह खतरों का सामना करना पसंद करता था लेकिन अपनी बहन की अनुमति के बिना उसके कमरे में घुसकर उसकी गुप्त चीज़ों की तलाश करना उसे अपनी नैतिकता के खिलाफ लगा।
उसे याद आया कि अगर 5 साल पहले अरोड़ ने उसे सड़क पर बेसहारा और मरते हुए न बचाया होता तो आज वह जीवित भी नहीं होता, इसलिए वह उसका बहुत आभारी था। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उसने सीढ़ियों की ओर रुख किया और नीचे उतर गया, क्योंकि अगर उस कमरे में अरोड़ के अलावा कोई और होता तो वह निश्चित रूप से वहां तलाशी लेता। नीचे पहुंचने के बाद लुमियन तुरंत घर से बाहर नहीं निकला, बल्कि उसने रसोई में जाकर वहां रखे खाने पीने के सामान और अन्य प्रावधानों का गहन निरीक्षण किया। उसने देखा कि वहां जैतून का तेल, मक्की का तेल और जानवरों की चर्बी के डिब्बे बिल्कुल उसी तरह व्यवस्थित रखे थे जैसे उसकी वास्तविक दुनिया की रसोई में होते हैं। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण उसने तुरंत मक्की के तेल का डिब्बा उठाया और उसे चूल्हे के पास रख दिया, क्योंकि वह जानता था कि अन्य तेल और चर्बी काफ़ी महंगे होते हैं। उसने बहुत ही कुशलता से चूल्हे में कोयले और लकड़ियों की मदद से आग जलाई और कुछ मशालें तैयार की ताकि वह उन मशालों से उस भयानक राक्षस को जलाकर राख कर सके। मशालों को तैयार करना उसका आखिरी हथियार था, क्योंकि वह जानता था कि अंधेरे खंडहरों में आग ही उसका सबसे बड़ा सहारा हो सकती है और राक्षसों को डरा सकती है। जब उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा तो उसने महसूस किया कि वातावरण में कुछ बहुत ही अजीब बदलाव हुए हैं। हवा में फैली वह हल्की भूरी धुंध पहले की तुलना में अधिक नम महसूस हो रही थी और उसके पैरों के नीचे की जमीन भी थोड़ी कीचड़ भरी और गीली हो गई थी। लुमियन को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि क्या उसकी अनुपस्थिति में यहाँ बारिश हुई है, जिसका मतलब है कि यह दुनिया उसके बिना भी अपने नियमों से चलती रहती है। अपनी बहन द्वारा सुनाई गई उन अजीब कहानियों को याद करते हुए उसे अचानक लगा कि शायद यह केवल कोई सपना नहीं है, बल्कि यह वास्तव में कोई असली दुनिया हो सकती है। उसे संदेह हुआ कि शायद वह टैरो कार उसे वास्तविकता और इस रहस्यमयी धुंधली दुनिया के बीच की जादुई दीवार को पार करने में मदद कर रहा है। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि खंडहरों के दोनों ओर एक अंतहीन ग्रे रंग की धुंध फैली हुई थी, जो इस दुनिया की सीमा की तरह लग रही थी। उसने खुद से वादा किया कि वह बाद में इस धुंध के पार जाकर देखेगा कि वहाँ कोई असली ज़मीन, आसमान या कोई दूसरा गांव मौजूद है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है। लुमियन को लगा कि इस सोने के सिक्के के इस्तेमाल को देखकर यह जगह प्राचीन काल के किसी गणतंत्र का हिस्सा हो सकती है, जो शायद सदियों पहले इतिहास से मिट चुका हो। हालांकि उसे यह भी महसूस हो रहा था कि शायद वह इस घेरे हुए धुंध के पार नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी उसके मन में जिज्ञासा की एक तीव्र लहर थी। उसने अपने विचारों को एकत्रित किया और उन खंडहरों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य उस भयानक राक्षस का सामना करना और उसे खत्म करना था। कीचड़ और कंकड़ों से भरे उस उजाड़ मैदान में लगभग 100-200 मीटर चलने के बाद लुमियन अचानक रुक गया, क्योंकि उसे अपनी एक बहुत बड़ी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अपनी तैयारियों के दौरान उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को नज़रअंदाज कर दिया था, जो उसकी जान के लिए खतरा बन सकती थी। उसका 2 मंजिला घर पहले बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था और इस धुंधली दुनिया में पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन अब उसने वहां चूल्हा जला दिया था, जिसकी रोशनी बाहर फैल रही थी। उस जलती हुई आग की रोशनी कांच की खिड़कियों से बाहर एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी, जो किसी भी शिकारी राक्षस को आसानी से उसकी ओर आकर्षित कर सकती थी। लुमियन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे धुंध के बीच अपना आधा डूबा हुआ घर दिखाई दिया, जिसकी खिड़कियों से लाल रंग की रोशनी की चमक साफ नजर आ रही थी। यह रोशनी इस अंधेरी और धुंधली दुनिया में एक सीधे बुलावे की तरह थी, और अब उस आग को बुझाने के लिए वापस जाना बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उसने अपनी गति बढ़ाई और खंडहरों के भीतर एक ऐसी इमारत में
शरण ली जो आग लगने के कारण काफी समय पहले नष्ट हो चुकी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर बांधा और बहुत ही फुर्ती से एक टूटी हुई दीवार पर चढ़कर ईंटों और लकड़ी के मलबे के बीच एक अंधेरे कोने में छिप गया। वहां से वह अपनी सांसें रोककर अपने घर की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा ताकि देख सके कि क्या कोई राक्षस उस रोशनी की ओर बढ़ रहा है। काफी समय बीत गया लेकिन किसी भी राक्षस ने उसके घर पर हमला नहीं किया, जिससे लुमियन ने राहत की एक बहुत गहरी सांस ली और उसका तनाव कम हुआ। उसने सोचा कि अगर वह किसी बड़े खतरे में फंसा तो वह तुरंत अपने घर की ओर भागेगा और सो जाएगा, जिससे वह इस खतरनाक सपने से सुरक्षित बाहर निकल सके। अब वह उस राक्षस को खत्म करने की योजना बनाने लगा जिसने पिछली बार उस पर हमला किया था, और उसने पिछले युद्ध की हर छोटी बात का विश्लेषण किया। उसने महसूस किया कि वह राक्षस शारीरिक शक्ति और गति में उसके बराबर था, लेकिन वह केवल अपनी जंगली प्रवृत्ति और स्वाभाविक आदतों पर ही निर्भर था। लुमियन के पास दो बहुत बड़े फायदे थे, जिनमें से पहला उसकी मानवीय बुद्धिमत्ता थी और दूसरा उसका हथियारों और औजारों को चलाने का बेहतरीन कौशल था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह सावधानी से काम ले तो वह उस जानवर जैसे राक्षस को दोबारा हरा सकता है, लेकिन इस बार उसे पूरी तरह खत्म करना था। जैसे ही लुमियन कोई शोर मचाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने वाला था, तभी उसने एक आकृति को चुपके से उन खंडहरों की ओर बढ़ते हुए देखा। वह वही लाल रंग का बिना खाल वाला राक्षस था जिसकी मांसपेशियां और नसें बाहर से ही साफ तौर पर दिखाई दे रही थीं, और वह बहुत ही डरावना लग रहा था। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि वह राक्षस खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसने अपने हाथ में खेत में इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा कांटा पकड़ा हुआ था। यह देखकर लुमियन का चेहरा सख्त हो गया और उसे चिंता हुई कि अब वह राक्षस भी हथियारों का इस्तेमाल करना सीख रहा है, जो एक बहुत बड़ा खतरा था। जैसे ही वह राक्षस थोड़ा करीब आया, लुमियन ने देखा कि उसकी गर्दन और पीठ पर पिछली लड़ाई के गहरे घाव अब काफी हद तक भर चुके थे। उस राक्षस की घावों को भरने की जादुई शक्ति किसी भी सामान्य इंसान की तुलना में कई गुना अधिक तेज थी, जिससे उसकी खतरनाक प्रकृति का पता चलता था। लुमियन ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और स्थिति का तुरंत आकलन करते हुए एक बहुत ही ठोस फैसला लिया कि उसे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। उसने अपने पास पड़ी एक भारी ईंट उठाई और सही समय का इंतजार करने लगा जब वह राक्षस उसके हमले के दायरे में पूरी तरह से आ जाए। जैसे ही राक्षस कुछ कदम आगे बढ़ा, लुमियन ने वह ईंट राक्षस के पीछे की जमीन पर जोर से फेंकी, जिससे एक तेज आवाज हुई और राक्षस तुरंत पीछे की ओर मुड़ा। इसी सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए लुमियन दीवार से बिजली की गति से कूदा और अपनी दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़कर राक्षस की गर्दन पर एक जोरदार प्रहार किया। कुल्हाड़ी सीधे राक्षस की गर्दन में धंस गई और उस प्रभाव से लुमियन और वह राक्षस दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े, लेकिन लुमियन तुरंत खड़ा हो गया। उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और राक्षस की गर्दन पर बार बार इतने भारी प्रहार किए कि वह हिल भी नहीं सका। 3 बार के लगातार प्रहार के बाद उस राक्षस का सिर उसकी धड़ से पूरी तरह अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया और उसका बिना खाल वाला शरीर थोड़ा तड़पकर शांत हो गया। लेकिन लुमियन को अब भी चैन नहीं मिला था, इसलिए उसने कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से उस कटे हुए सिर को पूरी तरह कुचल दिया ताकि वह किसी भी तरह दोबारा जीवित न हो सके। इसके बाद उसने राक्षस के सीने पर हमला किया और उसके हृदय तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों को पूरी तरह नष्ट कर दिया ताकि उसकी जीवन शक्ति का अंत हो जाए। इतना सब करने के बाद लुमियन थोड़ा पीछे हटा और अपनी जीत पर हल्की हंसी के साथ कहा कि वह राक्षस उतना भी अजेय नहीं था जितना वह दिख रहा था।
तभी अचानक वह बिना सिर वाला शव हवा में एक बार फिर उछला, जिसे देखकर लुमियन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह भागने ही वाला था। लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और अपनी कुल्हाड़ी लेकर दोबारा आगे बढ़ा, जिसके बाद वह शव 2 बार और उछलकर हमेशा के लिए स्थिर हो गया। काफी देर तक जांच करने के बाद जब उसे पूरा यकीन हो गया कि राक्षस मर चुका है, तब उसने झुककर उस शव का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। राक्षस की शारीरिक संरचना इंसानों जैसी ही थी, लेकिन उसकी मांसपेशियां मरने के बाद भी थोड़ी हलचल कर रही थीं, जो उसकी असामान्य बनावट को दर्शाती थी। लुमियन को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि उस राक्षस को मारने के बाद उसे न तो कोई खजाना मिला और न ही कोई जादुई शक्ति उसके शरीर में प्रवेश हुई। उसे समझ आया कि कहानियों में राक्षस को मारने पर मिलने वाली शक्तियाँ केवल कल्पना होती हैं और असल संघर्ष बहुत ही अलग और कठिन होता है। अंत में उसने उस राक्षस के शव और उसके कुचले हुए सिर को खंडहरों के मलबे और ईंटों के नीचे दबा दिया, ताकि वहां उसकी मौजूदगी का कोई निशान न रहे। इसके बाद वह उस पुराने जले हुए घर की तलाशी लेने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे इस रहस्यमयी दुनिया से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सुराग मिल सके। लुमियन ने अपनी खोजबीन के दौरान एक ऐसी चीज़ पाई जिसने उसके पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी, और उसे ढेर सारे सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिले। कुल मिलाकर उसने 197 वर्ल डियोर और 25 कपेट इकट्ठा किए, जिनमें अकेले 5 लुई डियोर शामिल थे, जो उस समय की काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। सिक्कों के साथ साथ उसे कुछ पुराने फटे हुए कागजी नोटों के अवशेष भी मिले, जो शायद समय की मार नहीं झेल पाए थे। लेकिन इन सिक्कों से भी ज़्यादा दिलचस्प एक छोटी नीली किताब थी, जिसका कवर धूसर नीला था और उसका आकार लगभग 21 गुना 28.5 सेंटीमीटर था। यह किताब लिवर ब्लू के नाम से जानी जाती थी, जो इगेंटिस के गांवों और कस्बों में खेतीबाड़ी और पशुपालन के लिए एक गाइड के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। इस किताब में कैलेंडर के आधार पर धार्मिक शिक्षाओं और खेती के वैज्ञानिक तरीकों का एक अद्भुत मेल था, जो किसानों के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता था। हैरानी की बात यह है कि सम्राट रोजेल द्वारा अनिवार्य शिक्षा की वकालत किए जाने के 2 सदियों बाद भी बहुत से किसान और मजदूर अभी भी अनपढ़ थे। ये लोग जानकारी पाने के लिए अपने आसपास के उन लोगों पर निर्भर रहते थे जो पढ़ सकते थे, ताकि वे इस नीली किताब के निर्देशों का पालन कर सके। लुमियन ने जब उस किताब के पन्नों को पलटा तो उसने पाया कि यह बिल्कुल उसकी अपनी किताब जैसी ही थी, बस थोड़ी पुरानी और जर्जर लग रही थी। इस नीली किताब और इतने सारे सोने के सिक्कों को देखकर लुमियन समझ गया कि यह परिवार निश्चित रूप से गांव के सबसे समृद्ध परिवारों में से एक रहा होगा। कोर्डू जैसे छोटे गांव में शायद ही ऐसे 5 से ज़्यादा परिवार होंगे जिनके पास इतनी संपत्ति और ज्ञान का भंडार हो। लुमियन ने उन सिक्कों को अपनी जैकेट, पैंट और शर्ट की अलग-अलग जेबों में बड़ी सावधानी से भर लिया, हालांकि उसे पता था कि यह सब एक सपना है। उसे अच्छी तरह मालूम था कि जागने पर यह दौलत उसके साथ असल दुनिया में नहीं जाएगी, फिर भी एक पुराने आवारा के रूप में वह इन सिक्कों का मोह नहीं छोड़ सका। उसके पुराने संघर्ष भरे दिनों में एक-एक कपेट के लिए उसे दूसरों से लड़ना पड़ता था और अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। अपनी जेबें भरने के बाद लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस खंडहर बन चुकी इमारत की ओर बढ़ा, जो लाल भूरे रंग की पहाड़ी की चोटी के पास थी। जैसे जैसे वह धुंध के बीच गहरे खंडहरों में जा रहा था, उसे यह डर सता रहा था कि कहीं कोई राक्षस उस पर अचानक हमला न कर दे। उसने एक आधी टूटी हुई पत्थर की दीवार के पीछे छुपकर आगे का रास्ता देखा, जहां उसे धुंध के बीच एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक काले रंग का चोगा और हुड पहने हुए थी, जो पीछे से देखने पर
बिल्कुल एक साधारण इंसान जैसी लग रही थी। लुमियन का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे पता था कि इस खंडहर में एक साधारण इंसान का दिखना किसी राक्षस के दिखने से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। जैसे ही उस आकृति ने पीछे मुड़कर देखा, लुमियन की रूह कांप गई क्योंकि उस इंसान के 3 चेहरे और 6 आंखें थीं। सामने वाला चेहरा एक झुर्रियों वाले बूढ़े आदमी का था जिसकी भौहें बिखरी हुई थीं और आंखें धुंधली पड़ चुकी थीं। उसका बायां चेहरा एक मजबूत बनावट वाला था जिसकी नीली आंखें तीखी थीं और उसकी घनी काली दाढ़ी उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में दिखा रही थी। दाहिनी ओर की त्वचा एक छिले हुए अंडे की तरह कोमल और चिकनी थी, जिसमें एक 5 साल के बच्चे जैसी मासूमियत और अज्ञानता झलक रही थी। लुमियन ने आज तक अपनी बहन औरोर की डरावनी कहानियों में भी ऐसे किसी 3 चेहरे वाले राक्षस के बारे में नहीं सुना था। उसे तुरंत आभास हो गया कि यह राक्षस पहले मिले बिना खाल वाले राक्षस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। डर के उस माहौल में लुमियन ने अपने देवता इटर्नल ब्लेजिंग सन से प्रार्थना की ताकि वह उस राक्षस की नज़रों से बचा रहे। प्रार्थना करते समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दीवार के पार से उसे घूर रहा है और उसकी पीठ में अचानक गर्मी का एहसास हुआ। कुछ सेकंड बाद जब राक्षस के भारी कदमों की आवाज़ दूर जाने लगी, तब जाकर लुमियन ने चैन की सांस ली। राक्षस अब खंडहरों की गहराई में जा चुका था और लुमियन ने समझ लिया कि यहाँ से आगे जाना मौत को दावत देने जैसा है। उसने सोचा कि क्या पहाड़ी की चोटी के पास जाने पर और भी भयानक राक्षस सामने आएंगे, और इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। वापस लौटते समय उसने उस जले हुए घर के पास जाने का जोखिम उठाया जहां उसने एक बिना खाल वाले राक्षस को मारकर दफनाया था। वहां उसने एक और विचित्र प्राणी देखा जो आधा इंसान और आधा जानवर लग रहा था, और वह दबे हुए शव को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उस राक्षस ने गहरे रंग की जैकेट और कीचड़ से सनी पैंट पहनी थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पास एक शॉटगन थी। लुमियन को यह देखकर बहुत अजीब और निराशाजनक लगा कि ये राक्षस अब इंसानी हथियारों का इस्तेमाल करना भी सीख गए हैं। उसने बड़ी बेसब्री से उस राक्षस के जाने का इंतजार किया, और जब वह वहां से हटा तो लुमियन को एक भयानक सच्चाई का पता चला। वह राक्षस बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा था जिस रास्ते से लुमियन खंडहरों के अंदर गया था, जिसका मतलब था कि वह उसे ट्रैक कर रहा था। लुमियन को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने वापसी के लिए दूसरा रास्ता चुना, वरना वह सीधे उस राक्षस के जाल में फंस जाता। वह बिना रुके अपने घर की ओर भागा और अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर लिया, जहां चूल्हे की आग उसे सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। सोने से पहले लुमियन ने आग में कुछ और कोयले डाले ताकि वह यह देख सके कि उसके सपने से जागने के बाद समय रुकता है या नहीं। जब अगली सुबह लुमियन की आंख खुली तो उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके कपड़ों में एक भी सोने का सिक्का मौजूद नहीं था। उसने खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर की ताज़ा हवा में सांस ली, जो सम्राट रोजेल के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान की याद दिला रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पास के एक पेड़ पर पड़ी, उसके होश उड़ गए क्योंकि वहां एक अजीब सा उल्लू बैठा था। वह उल्लू अपनी पीली भूरी आंखों और काली पुतलियों से सीधे लुमियन को ही घूर रहा था, जैसे वह उसे पहचानता हो। जब उसने उस रहस्यमयी उल्लू को अपनी खिड़की के पास देखा, जिसकी आंखें किसी पक्षी की नहीं बल्कि इंसानों जैसी भेदी लग रही थीं, उस समय लुमियन का खून जैसे बर्फ की तरह जम गया, क्योंकि यह अब कोई सपना नहीं था बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी जो उसके ठीक सामने पंख फैलाए बैठी थी। लुमियन को महसूस हुआ कि यह उस 3 चेहरे वाले राक्षस का सामना करने से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि सपने में मरना और हकीकत में
मौत का डर दो अलग बातें हैं। उसके मन में हजारों सवाल दौड़ रहे थे कि क्या इस सब में उसकी बहन अरोर भी फंस जाएगी, और क्या उसे अब कोई बड़ा खतरा घेरने वाला है। वह उल्लू वहां बिल्कुल शांत बैठा उसे अपनी भेदी निगाहों से घूर रहा था, और कुछ सेकंड बाद उसने अपने बड़े पंख फैलाए और दूर जंगल की ओर उड़ गया। जब वह उल्लू पूरी तरह से आंखों से ओझल हो गया तब कहीं जाकर लूमियन की जान में जान आई और वह पसीने से लथपथ होकर एक कुर्सी पर गिर पड़ा। वह सोचने लगा कि क्या यह वास्तव में वही वॉरलॉक किंवदंती वाला उल्लू है जिसने इतने सालों से खुद को जीवित रखा है, और वह उसकी खिड़की पर ही क्यों आया। लूमियन को लगा कि शायद उस उल्लू ने उसे कुछ बताने की कोशिश की थी, या वह इसलिए आया था क्योंकि लूमियन शक्तियों के रहस्यों को खंगाल रहा था। उसने तय किया कि वह अब अपनी बहन अरोर से कुछ भी नहीं छुपाएगा, क्योंकि यह मामला अब उनके जीवन की सुरक्षा से जुड़ गया था। वह नीचे गया और अपनी बहन के लिए नाश्ता तैयार करने लगा, जिसमें सन्नी-साइड अप अंडे, मेरिंग्यू कुकीज़ और जैम के साथ टोस्ट शामिल था, जो अरोर को बेहद पसंद था। जब अरोर नीचे आई तो लूमियन ने बहुत ही ईमानदारी से उसे बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से गांव की लोककथाओं के पीछे के सच को जानने की कोशिश कर रहा है। अरोर ने मजाक में कहा कि ये कहानियां अक्सर पागल लोगों के भ्रम होते हैं, या समय के साथ इतनी बदल जाती हैं कि इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन जब लूमियन ने उसे उस वॉरलॉक की कहानी सुनाई तो अरोर हैरान रह गई, क्योंकि उसने कोर्डो में रहने के बावजूद कभी यह कहानी नहीं सुनी थी। कहानी यह थी कि बहुत समय पहले एक आदमी की मौत हुई और उसकी अंत्येष्टि के समय एक उल्लू उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गया था। जब उस लाश को उठाया गया तो वह इतनी भारी हो गई थी कि उसे खींचने के लिए 9 बैलों की जरूरत पड़ी, और तभी गांव वालों को पता चला कि वह आदमी एक वॉरलॉक था। लूमियन को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि जिस जमीन पर आज उनका घर बना है वह कभी उसी वॉरलॉक का घर था जिसे चर्च ने जला दिया था। लूमियन को हमेशा से लगता था कि शायद अरोर ने यहाँ बसने का फैसला उस जादुई शक्ति या खजाने के लालच में किया होगा जो उस वॉरलॉक से जुड़ा था। अरोर यह सब सुनकर गंभीर हो गई और उसने लूमियन को चेतावनी दी कि वह फिलहाल गांव से बाहर न जाए और अंधेरा होने के बाद घर से बाहर कदम न रखे। उसने लूमियन को समझाया कि अलौकिक शक्तियों की खोज करना हमेशा खतरनाक होता है, और अब मुसीबत उनके दरवाजे तक आ पहुंची है। हालांकि अरोर को लगा कि शायद सामने वाले का इरादा बुरा नहीं है और स्थिति को संभाला जा सकता है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी थी। इसके बाद लूमियन गांव के पुराने सराय की ओर गया, जहां उसे वे 3 विदेशी मिले जो कुछ दिनों से गांव में छानबीन कर रहे थे। रेयान, लिया और वैलेंटाइन नाम के ये 3 लोग वहां आराम से नाश्ता कर रहे थे, जिसमें ट्राउट रोल्स, वाइन और मेयोनेज़ वाली ब्रेड शामिल थी। लिया ने हमेशा की तरह वही कपड़े पहने थे, जिसमें छोटे छोटे चांदी के घुंघरू लगे थे जो उसके चलने पर मधुर आवाज करते थे। रेयान ने एक मामूली सा डफल कोट और गहरे रंग की टोपी पहनी थी, जबकि वैलेंटाइन के बालों में पाउडर लगा था और चेहरे पर मेकअप था। लूमियन ने उनसे पूछा कि वे गांव के लोगों से क्या पूछताछ कर रहे हैं और क्या वह उनकी कोई मदद कर सकता है, क्योंकि वह यहाँ के हर इंसान को जानता है। शुरुआत में वैलेंटाइन को लूमियन पर भरोसा नहीं था, लेकिन रेयान ने स्थिति को संभालते हुए बताया कि वे वास्तव में एक गुमनाम पत्र लिखने वाले की तलाश कर रहे हैं। उन्हें कुछ समय पहले एक बिना हस्ताक्षर वाला पत्र मिला था और वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे किसने और क्यों लिखा है। लूमियन को शक हुआ कि कहीं यह पत्र लिखने वाला कोई मुखबिर तो नहीं है जो शायद खतरे में हो और इसीलिए सामने नहीं आ रहा। उसके मन में यह डर भी था कि कहीं इस पत्र का संबंध उसकी बहन अरोर से तो नहीं है, क्योंकि वह भी अपने कलम मित्रों के साथ अक्सर
पत्रव्यवहार करती रहती थी। अगर ऑरोर का कोई पत्र इन विदेशियों के हाथ लग जाता या वह इस मामले में फंस जाती तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। लुमियन ने तय किया कि वह इस राज की गहराई तक जाएगा ताकि वह अपनी और अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब स्थिति से होती है, जहां रयान लुमियन को उस रहस्यमयी पत्र के बारे में बताता है जो उन्हें इस गांव तक खींच लाया है। रयान के अनुसार वह पत्र केवल 2 साधारण वाक्यों का था, जिसमें किसी ने बहुत ही गंभीर मुसीबत में होने की बात कहते हुए मदद की गुहार लगाई थी। लुमियन को यह जानकर मन ही मन थोड़ी राहत महसूस होती है कि यह पत्र उसकी बहन ऑरोर या उसके किसी परिचित का नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी शैली इतनी संक्षिप्त नहीं होती। हालांकि लुमियन बाहरी तौर पर गंभीर बना रहता है, लेकिन उसके मन में उन 3 अजनबियों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठ रहे थे जो केवल एक छोटे से पत्र के आधार पर यहाँ आ गए थे। वह सोचता है कि ये लोग या तो बहुत ही दयालु और अपने मिशन के प्रति समर्पित हैं, या फिर वे बेहद मूर्ख हैं जो किसी भी छोटे से सुराग के पीछे भाग पड़ते हैं। लुमियन को यह भी संदेह होता है कि कहीं यह पत्र कोई मजाक तो नहीं था, लेकिन वह अपनी इन शंकाओं को जुबान पर नहीं लाता क्योंकि उसे उनसे जानकारी हासिल करनी थी। वह बहुत ही चालाकी से उन लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है और उन्हें सुझाव देता है कि वह पत्र की लिखावट देखकर लेखक को पहचानने में मदद कर सकता है। लेकिन वैलेंटाइन और लिया की प्रतिक्रिया से साफ हो जाता है कि वे लोग उतने भी नादान नहीं हैं जितना लुमियन उन्हें समझ रहा था, और वे उसे शक की निगाह से देखते हैं। रयान इस बात का खुलासा करता है कि पत्र की लिखावट से किसी को पहचानना असंभव है, क्योंकि हर एक शब्द को नीली किताब, जिसे लिवरे ब्लू कहते हैं, उससे काटकर चिपकाया गया था। यह जानकारी लुमियन को सोचने पर मजबूर कर देती है कि लेखक कितना डरा हुआ या सतर्क रहा होगा जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए इतनी मेहनत की। वह विश्लेषण करने लगता है कि क्या लेखक को किसी के पकड़े जाने का डर था, या फिर वह खुद ही कुछ ऐसा था जिसे वह दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहता था। इन्वेस्टिगेटर्स गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि वे जान सके कि हाल ही में किसकी नीली किताब के पन्ने फटे हुए पाए गए हैं या किसने नई किताब खरीदी है। लुमियन उन्हें तार्किक रूप से समझाता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति नई किताब खरीद सकता है या पुरानी को नष्ट कर सकता है, जिससे उनका यह सुराग बेकार हो सकता है। बातचीत के दौरान लुमियन एक बहुत ही अजीब शरारत करता है और उन अजनबियों को पत्ता गोभी कहकर संबोधित करता है, जिससे आसपास के ग्रामीण हंसने लगते हैं। जब लिया इस हंसी का कारण पूछती है तो लुमियन बहुत ही मासूमियत से बताता है कि स्थानीय भाषा में इसका अर्थ बहुत ही प्यारा या करीबी दोस्त होता है। लेकिन वास्तव में लुमियन उन्हें चिढ़ा रहा था और खुद को उनका वरिष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसे लिया बाद में समझ जाती है। लुमियन का मुख्य उद्देश्य अपनी बहन ऑरोर की सुरक्षा करना है, और वह चाहता है कि ये बाहरी लोग उसकी बहन तक न पहुँचें, क्योंकि उसे डर है कि वह किसी जांच में फंस सकती है। इसके बाद लुमियन अपने दोस्त रेमंड ग्रेग से मिलता है, जो कि गांव की किंवदंतियों और खजानों को लेकर बहुत उत्साहित और थोड़ा डरा हुआ भी है। रेमंड की सुरक्षा के लिए लुमियन एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है कि उसे एक जादुई उल्लू मिला जिसने उसकी आत्मा को पाताल में फेंकने की धमकी दी है। वह यह झूठ इसलिए बोलता है ताकि रेमंड डर के मारे गांव की सीमा और चर्च की सुरक्षा के बाहर न जाए, क्योंकि वह अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। वे दोनों लेंट के त्योहार के बारे में चर्चा करते हैं, जहां एवा नाम की लड़की को वसंत की परी बनाने के लिए वोट देने की योजना बनाई जाती है। गांव के रीति रिवाजों के अनुसार एक अविवाहित और सुंदर लड़की को इस उत्सव का प्रतीक चुना जाता है और लुमियन इसमें अपनी सहमति देता है। दूसरी तरफ रयान
और उसके साथ ही लूमियन की हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि लिया की दिव्य दृष्टि उसे एक मददगार व्यक्ति के रूप में दिखाती है। वे जानबूझकर लूमियन को कुछ जानकारी देते हैं ताकि यह देख सके कि वह इस जानकारी का उपयोग कैसे करता है और क्या वह किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिलता है। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब लूमियन सराय में उस रहस्यमयी महिला से मिलता है जो हर दिन अपने कपड़ों और अंदाज को बदलती रहती है। वह महिला वीनस सेक्रेड ऑयल नामक एक ऐसा पेय पी रही है जो कि चीनी, दालचीनी, वनीला और अफीम के मिश्रण से बना है और बहुत ही दुर्लभ है। लूमियन उस महिला को अपने सपनों में दिखने वाले भयानक राक्षसों के बारे में बताता है, जिसमें 3 चेहरों वाला जीव और बंदूक वाला दानव शामिल है। वह महिला लूमियन को एक ऐसी बात बताती है जो उसकी पूरी सोच को बदल देती है कि वह अपने उन सपनों की दुनिया का असली मालिक है। वह समझाती है कि एक मालिक होने के नाते लूमियन के पास वे विशेष अधिकार और शक्तियां हैं जिनका उपयोग करके वह उन राक्षसों को हरा सकता है। बंदूक वाले राक्षस से निपटने के लिए उसे केवल अपनी उस विशेष स्थिति को पहचानने और उसका सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। लूमियन को अब यह एहसास होने लगता है कि उसके पास कुछ ऐसी अलौकिक क्षमताएं हो सकती हैं जिनके बारे में वह अब तक पूरी तरह से अनजान था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब लूमियन बहुत अधिक उत्तेजित और डरा हुआ होता है। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं और वह उस रहस्यमयी महिला से पूछता है कि आखिर यह सब क्या है। वह महिला बड़े ही शांत स्वभाव से वीनस सेक्रेड ऑयल का घूंट लेती है और लूमियन को उत्तर देती है कि यह सवाल उसे खुद से पूछना चाहिए, जिसके बाद वह अपने नाश्ते पर ध्यान केंद्रित करने लगती है। लूमियन को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह महिला हमेशा आधी-धूरी बातें करती थी और अगले मौके के लिए बातों को अधूरा छोड़ देती थी, जो लूमियन की नज़र में समय की बर्बादी थी। इसके बाद लूमियन अपनी भावनाओं पर काबू पाकर वहाँ से विदा लेता है और अपना पूरा दिन घर पर ही बिताने का फैसला करता है ताकि वह गांव वालों की संदेह भरी नज़रों से बच सके और किसी का ध्यान अपनी ओर न खींचे। लूमियन का मुख्य उद्देश्य उस मदद मांगने वाली चिट्ठी की सच्चाई का पता लगाना था जो लिया ली और उसके साथियों के पास थी, और इसके लिए उसे गांव की हर लिवब्लू किताब की जांच करनी थी। वह जानना चाहता था कि गांव में ऐसी कौन सी किताब है जिसके पन्ने काटकर वह संदेश बनाया गया था, लेकिन वह जानता था कि एक ग्रामीण होने के नाते अगर वह सीधे जांच करता तो इससे मुसीबत खड़ी हो सकती थी। यह मामला उसके लिए जीवन और मृत्यु, अस्तित्व या विनाश का सवाल बन चुका था और उसे पता था कि भले ही उसकी बहन अरोर ओरो उसकी रक्षा कर रही हो, फिर भी खतरा हमेशा बना रहता है। लूमियन ने अपनी पिछली शरारतों और अनुभवों से यह सीख लिया था कि किसी भी जांच को आगे बढ़ाने के लिए सही बहाने की जरूरत होती है, इसलिए उसने लेंत के त्योहार से जुड़ी किंवदंतियों का बहाना बनाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब अरोर अपना अधूरा पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए अपने कमरे में चली गई, तब लूमियन ने चुपके से अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया ताकि वह सपनों से जुड़ी कोई किताब ढूंढ सके। घर में केवल एक बैटरी वाली लैंप थी जिसे अरोर इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए लूमियन को मिट्टी के तेल के लैंप का उपयोग करना पड़ा जिसकी गंध बहुत तीखी थी और रोशनी भी बहुत मध्यम थी। धुंधली पीली रोशनी में किताबों को टटोलते हुए लूमियन की नज़र अचानक वहाँ रखी एक लिवरे ब्लू पर पड़ी जो वहाँ कोने में धूल खा रही थी और उसका कवर ग्रेब्लू रंग का था। उस किताब को देखते ही लूमियन के दिमाग में उन शब्दों की याद ताज़ा हो गई जो सपने के खंडहरों में मिली किताब और उस कटी हुई चिट्ठी से मेल खाते थे। जैसे ही उसने उस किताब के पन्ने पलटना शुरू किया, वह पूरी तरह से सन्न रह गया क्योंकि किताब के वर्तमान कैलेंडर वाले पन्ने पर एक स्पष्ट छेद था जहाँ से एक शब्द को सावधानी से काट दिया गया था। लूमियन के मुंह से बस
यह नहीं हो सकता निकला, क्योंकि उसने जब आगे पन्ने पलटे तो उसे पता चला कि किताब से 10 से अधिक शब्द काट कर निकाले गए थे, जिससे वह गहरे सदमे में चला गया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस किताब को रयान, लिया और वैलेंटाइन जैसे बाहरी लोग पूरे गांव में ढूंढ रहे थे, वह उसके अपने घर के अंदर मौजूद थी। लुमियन के मन में अब अपनी बहन अरोर को लेकर गहरे संदेह पैदा होने लगे कि क्या वह वही थी जिसने अधिकारियों से मदद मांगी थी, और अगर ऐसा था तो उसने लुमियन को क्यों नहीं बताया। लुमियन ने अनुमान लगाया कि लिया और उसके साथी सरकारी अधिकारी या चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के लोग हो सकते हैं, क्योंकि वे गांव में आते ही पादरी से मिले थे। हिचकिचाहट और बदलते भावों के बीच लुमियन ने आखिरकार फैसला किया कि वह अपनी बहन पर भरोसा करेगा और सीधे उससे जाकर इस बारे में सच पूछेगा। जब वह अरोर के कमरे में गया तो उसने देखा कि वह अपने सूती पजामे में बड़े आराम से कहानी लिखने में मग्न थी, और लुमियन ने बिना किसी भूमिका के उससे पूछा कि क्या उसने इस किताब के शब्द काटे हैं। अरोर ने बड़ी ही स्वाभाविकता और हैरानी के साथ जवाब दिया कि वह इतनी बचकानी नहीं है कि अपनी किताबों को काटे, और उसने उल्टा लुमियन पर ही शक जताया कि शायद वह उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। अरोर का व्यवहार इतना स्वाभाविक और शांत था कि लुमियन को लगा कि उसकी बहन सच कह रही है, क्योंकि उसके चेहरे पर रहस्य उजागर होने का कोई डर या घबराहट नहीं थी। अरोर ने उसे मजाक में यह भी कहा कि वह शायद अपनी जासूसी की कला का परीक्षण करने के लिए यह सब कर रहा है, और उसे अपनी अधूरी पांडुलिपि पूरी करने के लिए अकेला छोड़ देने को कहा। लुमियन उस किताब को लेकर अपने अंधेरे कमरे में वापस आ गया और लाल चंद्रमा क्रिम्सन मून की रोशनी में बैठकर यह सोचने लगा कि अगर अरोर ने यह नहीं किया तो फिर अपराधी कौन है। वह जानता था कि उनका परिवार केवल 2 लोगों का है, और अरोर एक वॉरलॉक है जिसकी असाधारण शक्तियों के कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से उनके घर की तलाशी नहीं ले सकता। उसने एक प्रसिद्ध सिद्धांत को याद किया कि जब आप असंभव को हटा देते हैं तो जो बचता है वही सच होता है, जिसका मतलब था कि या तो वह खुद अपराधी था या फिर कोई और रहस्यमयी शक्ति। लुमियन को यह विचार बहुत ही हास्यास्पद लगा कि वह खुद अपराधी हो सकता है, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने कभी ऐसा कुछ किया हो। फिर भी उसने खुद को आईने में गौर से देखा। लाल चांदनी में उसकी खुद की परछाई उसे बहुत गंभीर और अजीब दिखाई दे रही थी, और उसने पिछले 1 महीने की हर छोटी बड़ी घटना को याद करने की कोशिश की ताकि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। उसने यह भी सोचा कि क्या वह नींद में चलने की बीमारी स्लीपवॉकिंग का शिकार है, लेकिन अरोर ने हमेशा उसकी निगरानी की थी, और अगर वह ऐसा कुछ करता तो अरोर उसे जरूर बताती। लुमियन ने खुद को और अरोर को इस संदेह से बाहर निकाला और अन्य संभावनाओं पर विचार करना शुरू किया कि क्या कोई पड़ोसी या मेहमान उनके घर के ऊपरी हिस्से में जा सकता था। उसके दिमाग में कई नाम आए, जैसे पड़ोसी जो ओवन इस्तेमाल करने आते थे, या उसके दोस्त रेमंड और अवा, लेकिन उसे लगा कि उन पर नज़र रखी जाती थी और वे ऊपरी मंजिल पर नहीं जाते थे। सबसे बड़ा संदेह मैडम प्युआलिस पर गया, जो अक्सर अरोर से मिलने आती थी और दोनों काफी करीब थे, यहाँ तक कि उन्होंने अरोर को अपना घोड़ा भी उधार दिया था। लुमियन को मैडम प्युआलिस बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह अक्सर अरोर पर शादी करने और बच्चे पैदा करने का दबाव डालती थी और उसके लिए अयोग्य रिश्तेदारों के रिश्ते लाती थी। लुमियन को याद आया कि मैडम प्युआलिस के जितने भी रिश्तेदार उसने देखे थे, वे सभी या तो चरित्रहीन थे या फिर गरीब होने की कगार पर थे, जिससे उसका संदेह और भी गहरा हो गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या मैडम प्युआलिस ने अरोर की गैरमौजूदगी में उस किताब से शब्द काटे थे, या फिर इस रहस्य के पीछे कोई और ही है जो लुमियन की नज़रों से ओझल है। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब लुमियन अपने घर के दरवाजे पर अचानक मैडम प्युआलिस को खड़ा देखता है,
जो गांव के प्रशासक बेउस्त की पत्नी है। जैसे ही लूमियन ने दरवाजा खोला, वह उन्हें देखकर पूरी तरह से दंग रह गया और उसके मन में एक पल के लिए यह खौफनाक विचार आया कि शायद कोई उसे चुप कराने आया है। लेकिन अपनी बहन औरोर की शक्तियों और उसकी ऊपर की मंजिल पर मौजूदगी को याद करते ही लूमियन ने खुद को संभाला और गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ा। दरवाजे के बाहर दो महिलाएं खड़ी थीं, जिनमें सबसे आगे मैडम पुआलिस थीं, जिन्होंने एक बेहद सुंदर और शुद्ध काले रंग की कोर्सेट ड्रेस पहनी हुई थी। उनकी पोशाक का विवरण बहुत ही बारीक है। उनके कंधों पर उसी काले रंग की शाल थी, हाथों में फिशनेट के दस्ताने और सिर पर एक गोल टोपी थोड़ी तिरछी लगी थी। मैडम पुआलिस की पूरी पोशाक काली थी, लेकिन उनके सीने पर सोने से जड़ा हुआ एक शानदार हीरे का हार चमक रहा था, जो उनके व्यक्तित्व में निखार ला रहा था। लूमियन के मन में उनके प्रति कई विचार चल रहे थे। वह उन्हें पादरी की प्रेमिका, एक संदिग्ध चुड़ैल और गिरजाघर में मर्यादा भंग करने वाली स्त्री के रूप में देख रहा था। हालांकि वह जानता था कि इन शब्दों को जुबान पर लाना एक बड़ी तबाही को न्योता देना होगा, इसलिए उसने बहुत ही सावधानी से उनसे उनके आने का कारण पूछा। मैडम पुआलिस ने बहुत ही कोमल आवाज में उत्तर दिया कि वे उसकी बहन औरोर से किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ आई हैं। लूमियन ने ध्यान दिया कि मैडम पुआलिस अपनी वास्तविक उम्र से काफ़ी छोटी दिखती थीं। वे 30 के पार होने के बावजूद मुश्किल से अपने 20 के दशक के अंत में लग रही थीं। लूमियन ने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और बताया कि औरोर ऊपर अपने अखबार के कॉलम के लिए लेखन कार्य में व्यस्त है और वे ऊपर जा सकती हैं। मैडम पुआलिस ने अपनी नौकरानी कैथी को नीचे गर्म चूल्हे के पास रुकने का निर्देश दिया और स्वयं लूमियन के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वे सीढ़ियों के एक कोने पर पहुंचे, मैडम पुआलिस अचानक रुक गईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए लूमियन से एक सीधा और तीखा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या लूमियन ने जानबूझकर उन 3 विदेशियों को गिरजाघर में उनके गुप्त संबंधों का पता लगाने के लिए वहां भेजा था। लूमियन ने घबराने के बजाय अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और मैडम पुआलिस पर ही भगवान के घर में अपवित्र कार्य करने का आरोप लगा दिया। उसने सूरज की ओर हाथ फैलाकर नाटक किया और भगवान से उनके पापों के लिए क्षमा मांगी, यह उम्मीद करते हुए कि पुआलिस शर्मिंदा होंगी। लेकिन मैडम पुआलिस ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि उन्होंने एक किताब में पढ़ा है कि सच्चा प्यार सभी सुखों को जायज बना देता है और यह कोई पाप नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे पादरी गिलाउम बेनेट के साथ बहुत खुश हैं और उनका मानना था कि सूरज का देवता इस बात पर कभी भी क्रोधित नहीं होगा। लूमियन उनके इस तर्क से हैरान था, विशेषकर तब जब पुआलिस ने स्वीकार किया कि यह कार्य संत सिद्ध का अपमान था, जो उस क्षेत्र के संरक्षक संत थे। मैडम पुआलिस ने बताया कि जब उन्होंने गिरजाघर में ऐसा करने से मना किया था, तो पादरी ने मजाक में कहा था कि संत को थोड़ा सहना पड़ेगा। लूमियन ने पादरी को एक ऐसा व्यक्ति कहा जिसका दिमाग उसकी कामवासना के अधीन था, लेकिन पुआलिस ने पादरी के उस व्यवहार को एक आकर्षक डाकू जैसा बताया। बातचीत के दौरान पुआलिस ने लूमियन को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश की और उससे पूछा कि यदि वह उसे अपने कमरे में बुलाए तो वह क्या जवाब देगा, जिस पर लूमियन ने अपनी बहन के उपन्यासों से प्रेरित होकर उन्हें अपनी धूप कह दिया। इसी बीच मैडम पुआलिस लूमियन के बहुत करीब आ गईं और उनके गर्म सांसों के झोंके ने लूमियन के कान के पास जाकर उसे प्रेम करने की इच्छा जताई, जिससे लूमियन का पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांप उठा और वह घबराकर सीढ़ियों की ओर भाग गया। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो औरोर वहां पहले से ही इंतजार कर रही थी और पुआलिस ने लेंट के त्योहार की तैयारियों में मदद मांगने का बहाना बनाया, जिसके बाद वे दोनों चर्चा के लिए एक कमरे में बंद हो गईं। पुआलिस के जाने के बाद लूमियन के मन में यह विचार बिजली की तरह कौंधा
कि शायद वह एक महिला वारलॉक है और क्या वह उससे अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसे लगा कि यह खतरनाक खंडहरों की खोज करने से कहीं ज़्यादा आसान और सुरक्षित होगा। परंतु जल्द ही उसे अपनी इस जल्दबाजी पर आत्मचिंतन हुआ और उसे एहसास हुआ कि वह शक्तियों को पाने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहा है कि वह एक संभावित दुश्मन से भी मदद लेने को तैयार है, जिसे देखकर उसे खुद के मानसिक संतुलन पर संदेह होने लगा। लुमियन को समझ आया कि गांव में बढ़ती रहस्यमयी गतिविधियां और उसके सपनों के डरावने खंडहर उसे इतना बेचैन कर रहे थे कि वह किसी भूखे व्यक्ति की तरह बिना सोचे समझे किसी भी अवसर को झपटने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक खतरनाक रास्ता साबित हो सकता था। अंततः लुमियन ने चैन की सांस ली कि उसने समय रहते अपनी गलती पहचान ली, लेकिन वह जानता था कि अलौकिक शक्तियों की खोज को वह पूरी तरह बंद नहीं कर सकता, क्योंकि गांव के हालात दिन-ब-दिन और अधिक तनावपूर्ण और रहस्यमयी होते जा रहे थे। कहानी के इस पड़ाव पर हम देखते हैं कि मैडम पुआलिस और ऑरोर के बीच अध्ययन कक्ष के बंद दरवाजों के पीछे लगभग 10 मिनट तक एक अत्यंत गोपनीय बातचीत होती है, जिसके बाद वे दोनों बाहर निकलते हैं। जब लुमियन अपनी बहन के चेहरे की ओर देखता है तो वह भांप जाता है कि कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है, और उसके पूछने पर ऑरोर बताती है कि मैडम पुआलिस उसे आगामी प्रेस सेलिब्रेशन यानी स्तुति समारोह में मुख्य गायिका बनाना चाहती थी। ऑरोर ने इस प्रस्ताव को बड़ी ही दृढ़ता के साथ ठुकरा दिया है, क्योंकि वह जानती है कि इस रहस्यमयी गांव में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उत्सव का केंद्र बनना खतरे से खाली नहीं है, और वह किसी भी कीमत पर लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहती। कोर्रू गांव में मनाए जाने वाले लेंट उत्सव की परंपरा अत्यंत प्राचीन और जटिल है, जो मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण चरणों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहले स्प्रिंग एल्प का आशीर्वाद दौरा होता है, जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात जल के किनारे की एक पवित्र रस्म निभाई जाती है और अंत में कैथेड्रल के भीतर स्तुति समारोह का आयोजन किया जाता है, जहां संगीत और सामूहिक गायन के माध्यम से अपनी श्रद्धा प्रकट की जाती है। दारिगे क्षेत्र के इस दुर्गम इलाके में पेशेवर गायकों की भारी कमी है, इसलिए अक्सर गांव के उन लोगों को चुना जाता है जो गायन में निपुण होते हैं, लेकिन ऑरोर जैसे बाहरी व्यक्ति का इस भूमिका के लिए चुना जाना एक बड़ी बात थी। इस क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन में संगीत का महत्व इतना अधिक है कि यहाँ के गडेरियों के लिए उनकी बांसुरी ही उनका एकमात्र सहारा और सच्चा मित्र मानी जाती है, क्योंकि वे अपना अधिकांश समय एकांत में भेड़ों के साथ बिताते हैं। वहाँ एक बहुत ही मार्मिक मुहावरा प्रचलित है कि यदि कोई गडेरिया इतना दरिद्र है कि उसके पास अपनी एक बांसुरी तक नहीं है, तो उसे समाज में सबसे दयनीय स्थिति में माना जाता है, जो उनके जीवन में संगीत की गहराई को दर्शाता है। जब ग्रामीण चौक पर इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं, तो वहाँ हमेशा कोई न कोई वाद्य यंत्र बजा रहा होता है, जिससे पूरा माहौल मधुर संगीत से गूंज उठता है। लुमियन इस बात से काफ़ी संतुष्ट नजर आता है कि उसकी बहन ने इस आयोजन का मुख्य हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका मानना है कि शांत रहकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उस रात अपने कमरे में जाने से पहले लुमियन ने अपनी आँखों की सेहत का ध्यान रखते हुए कुछ समय अध्ययन किया और फिर जल्दी सो जाने का निर्णय लिया, ताकि वह अपने उस अजीबोगरीब सपने की दुनिया में फिर से प्रवेश कर सके। वह रहस्यमयी महिला जिसने उसे मार्गदर्शन दिया था, उसकी भविष्यवाणियां और सुझाव बार-बार सच साबित हो रहे थे, जिससे लुमियन के मन में उस महिला के प्रति विश्वास और भी अधिक गहरा होता जा रहा था। जैसे ही वह सपने की उस धुंधली और ठंडी दुनिया में दोबारा अपनी आंखें खोलता है, वह सबसे पहले अपनी जेबों की जांच करता है, जहां उसे अपने 217 वर्ल डियोर और 25 कोपेट सुरक्षित मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह सपना केवल भ्रम नहीं है। उसने अपनी कुल्हाड़ी और लोहे का कांटा उठाया और सावधानी से नीचे की ओर गया, जहां उसने पाया कि चूल्हे की आग तो ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन दीवार पर टंगी घड़ी निरंतर
अपनी टिक-टिक के साथ समय बता रही थी। घड़ी का इस प्रकार चलते रहना उसे दारीगे की उस पुरानी कहावत की याद दिलाता है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और वह अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। लुमियन ने खुद को एक सुरक्षित कमरे में ले जाकर आईने के सामने खड़ा किया और अपने शरीर का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया ताकि वह उन विशेष लक्षणों को ढूंढ सके जिनका उल्लेख उस रहस्यमयी महिला ने किया था। जब उसे शारीरिक रूप से कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा तो उसने मानसिक एकाग्रता का मार्ग चुना और अपनी बहन द्वारा सिखाई गई उस ध्यान की तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया जो आमतौर पर स्पष्ट सपने देखने के लिए उपयोग की जाती है। उसने अपनी सांसों की गति को धीमा और लयबद्ध किया और अपने अंतर्मन में एक दैवीय लाल सूरज की कल्पना की ताकि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक या बुरी शक्तियों के प्रभाव से खुद को पूरी तरह सुरक्षित रख सके। औरोर ने उसे हमेशा सिखाया था कि ध्यान के दौरान रोशनी का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं का ही चयन करना चाहिए ताकि बुरी चीजें उसे अपना निशाना न बना सके। धीरे धीरे उसका मन बाहरी दुनिया से कट गया और उसे केवल वह प्रज्वलित लाल सूरज ही दिखाई देने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे एक बहुत ही भयावह और अजीब आवाज सुनाई दी जो अनंत गहराई से आ रही थी। वह आवाज किसी गरजते हुए तूफान या बिजली के कड़कने जैसी थी जो दूर होते हुए भी उसके कानों के बिल्कुल करीब महसूस हो रही थी, जिससे उसका हृदय किसी डरे हुए पक्षी की तरह तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क के भीतर एक तेज धार वाली छेनी से वार किया हो और वह असहनीय दर्द के कारण तड़पने लगा, जिसके कारण उसके मन का वह लाल सूरज धीरे धीरे खून की तरह लाल और फिर पूरी तरह काला हो गया। जब इस भयंकर पीड़ा के बीच लुमियन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे अपनी छाती के बाईं ओर एक बहुत ही विचित्र और डरावनी आकृति उभरती हुई दिखाई दी जो काले रंग के कांटों की एक जटिल जंजीर की तरह लग रही थी। यह कांटेदार आकृति उसके हृदय से निकलकर उसके पूरे शरीर को अपनी जकड़ में ले रही थी और उन पर नीली काली आंखों के निशान और कीरों की तरह मुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी रेखाएं बनी हुई थीं जो देखने में अत्यंत भयावह थीं। उसने बड़ी कठिनाई से आईने में अपनी पीठ की ओर देखा और पाया कि ये काले कांटे उसकी रीढ़ से होते हुए उसके पूरे धड़ को एक सुरक्षात्मक या शायद एक दंडात्मक घेरे में बांध चुके थे जो किसी प्राचीन टैटू जैसा लग रहा था। लुमियन को अचानक उस बूढ़े व्यक्ति की याद आई जिसकी उसने अपने भटकने के दिनों में मदद की थी और उसे एहसास हुआ कि ये नीली काली रेखाएं और निशान बिल्कुल उसी बूढ़े के शरीर पर बने निशानों जैसे ही थे। लुमियन ने महसूस किया कि उस बूढ़े की मदद करने के बाद से ही उसे ये धुंधले और रहस्यमयी सपने आने शुरू हुए थे जो अब उसकी वास्तविकता का हिस्सा बनते जा रहे थे। हालांकि यह उसके लिए एक विशेष शक्ति का संकेत था, लेकिन लुमियन इस बात से निराश था कि इसे जागृत करने की प्रक्रिया इतनी अधिक कष्टदायक थी कि वह मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और इस हालत में लड़ना नामुमकिन था। उसे लगा कि यदि इस स्थिति में कोई राक्षस उस पर हमला कर देता है तो वह उसका मुकाबला करने के बजाय उसके लिए केवल एक आसान शिकार बनकर रह जाएगा, क्योंकि दर्द ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा सोख ली थी। सपने की उस कड़ाके की ठंड में उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और अपनी थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि उसका सिर अब भी बिजली के झटकों की तरह दर्द कर रहा था और वह आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं था। जब वह अगली सुबह वास्तविक दुनिया में अपनी नींद से जागा तो उसके मन में सबसे पहला विचार यही आया कि क्या वह काला निशान अभी भी उसके शरीर पर मौजूद है या वह केवल सपने का एक हिस्सा मात्र था। उसने फिर से उसी ध्यान की प्रक्रिया को दोहराया, लेकिन इस बार उसे न तो कोई अजीब आवाज सुनाई दी और न ही किसी प्रकार के दर्द का अनुभव हुआ, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह रहस्यमयी शक्ति केवल सपने तक ही सीमित थी। वास्तविकता में ध्यान लगाने पर सब कुछ सामान्य था और उसकी छाती पर
किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह मौजूद नहीं था, जिससे उसे खुशी और निराशा दोनों का अनुभव हुआ। अपनी इस नई खोज के बारे में सोचते हुए जब उसने अपनी खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटाया तो उसे बाहर के अंधेरे में एक छोटा सा साया दिखाई दिया, जिसे देखते ही उसके शरीर के सारे रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए। उसने देखा कि खिड़की के ठीक सामने उसी एल्म के पेड़ पर वह विशाल आंखों वाला उल्लू फिर से बैठा था, जिसकी आंखें किसी बुद्धिमान शिकारी की तरह सीधे लुमियन की ओर देख रही थीं और उसमें एक अजीब सा अहंकार झलक रहा था। लुमियन का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे बहुत गुस्सा आया कि यह पक्षी हर रात यहाँ आकर उसे बस घूरता रहता है, और उसने मन ही मन उस उल्लू को बहुत कोसा क्योंकि वह उसकी शांति में खलल डाल रहा था। उसे संदेह था कि उसकी बहन औरोर की जादुई सुरक्षा के कारण ही वह उल्लू घर के भीतर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, और शायद इसीलिए वह बस बाहर बैठकर सही मौके का इंतजार कर रहा है ताकि वह हमला कर सके। जैसे ही वह उल्लू वहां से उड़ा, लुमियन की नज़र थोड़ी दूर स्थित जंगल के किनारे पर पड़ी, जहां उसे नारोका नाम की वह महिला दिखाई दी जिससे उसने वरलॉक की कहानियों के बारे में पूछताछ की थी। नारोका की चाल बहुत ही अजीब और डरावनी थी। वह किसी जीवित इंसान की तरह नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह की तरह बहुत ही सख्त और बेजान कदमों से उस लाल चांद की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चांद की उस हल्की लालिमा में नारोका का चेहरा बहुत ही धुंधला और डरावना लग रहा था, और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती थी, जिसे देखकर लुमियन पूरी तरह सुन्न पड़ गया। कोर्रू गांव के ये रहस्य अब एक ऐसे जाल की तरह बनते जा रहे हैं जहां हर कदम पर एक नया खतरा है, और लुमियन को अब और भी अधिक सतर्क रहना होगा क्योंकि दुश्मन अब उसकी दहलीज तक पहुंच चुके हैं। लुमियन ने देखा कि नारोका नाम की एक महिला बहुत ही अजीब तरीके से धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रही थी और फिर घने अंधेरे में ओझल हो गई। लुमियन को बहुत चिंता होने लगी क्योंकि उसे लगा कि गांव में पिछले कुछ समय से बहुत सारी असामान्य घटनाएं हो रही हैं जो सामान्य नहीं है। अभी वह इन ख्यालों में खोया ही था कि तभी उसकी बहन औरोर उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और उसकी आवाज़ ने लुमियन को चौंका दिया। औरोर उस समय सोने के कपड़ों में थी और सोकर उठने की वजह से उसके सुनहरे बाल थोड़े बिखरे हुए और फूले हुए से लग रहे थे। लुमियन ने अपनी बहन को बताया कि उसने बाहर एक काले साए को और नारोका को अजीब तरह से जंगल में जाते हुए देखा है। लेकिन औरोर ने उसे झिड़कते हुए कहा कि वह फालतू में रात को खिड़की के पास घूम रहा है और उसे कुछ भी गलत नज़र नहीं आ रहा है। लुमियन ने अपनी बहन को उस रात के पूरे वाक़ये के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे वह उठा और उसने खिड़की के बाहर वह सब कुछ देखा। हालांकि उसने औरोर से अपने सपनों में ध्यान लगाने और वहां मिली एक विशेष शक्ति के बारे में नहीं बताया क्योंकि वह पहले किसी रहस्यमयी महिला से सलाह लेना चाहता था। औरोर ने अपने भाई को बहुत ही गंभीरता से चेतावनी दी कि अलौकिक शक्तियों के पीछे भागना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इसके अंजाम बुरे हो सकते हैं। उसने लुमियन से कहा कि उसे वह सब कुछ नहीं देखना चाहिए जो उसे नहीं देखना है, और न ही वह सब सुनना चाहिए जो उसके लिए नहीं है। लुमियन ने अपनी बहन की बात मान ली, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि चूंकि यह रास्ता खतरनाक है इसलिए वह अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह जब लुमियन अपनी बहन के कहने पर नारोका के घर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नारोका के घर के बाहर गांव वालों की भारी भीड़ जमा थी और वहां लुमियन ने अपने दोस्तों और गांव के अन्य प्रभावशाली लोगों को देखा। तभी उसे पता चला कि नारोका अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और यह खबर लुमियन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। उसे याद आया कि उसने तो नारोका को कुछ ही घंटों पहले आधी रात के आसपास जंगल की तरफ जाते हुए देखा था,
तो फिर वह इतनी जल्दी कैसे मर गई? लुमियन के दिमाग में कई सवाल दौड़ने लगे कि क्या उसने जो रात को देखा था वह नारोका की आत्मा थी या फिर उस रहस्यमयी उल्लू का इसमें कोई हाथ था। वहाँ लुमियन की मुलाकात 3 विदेशी अजनबियों से हुई जिनका नाम लिया, रयान और वैलेंटाइन था, और वे भी इस घटना के बारे में पूछ रहे थे। लुमियन ने उन्हें बताया कि वह महिला जिसे वे जानते थे अब गुजर चुकी है और गांव की परंपरा के अनुसार लोग घर के बाहर से ही शोक मना रहे हैं। यहाँ हमें दार्ज क्षेत्र की एक बहुत ही अनोखी और अजीब परंपरा के बारे में पता चलता है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वहाँ के लोगों का मानना है कि हर परिवार का अपना एक भाग्य या कुंडली होती है और परिवार के मुखिया की मृत्यु से वह भाग्य प्रभावित हो सकता है। इसीलिए वे मृतक के शरीर को दफनाने से पहले घर के बीचों बीच यानी रसोई में रखते हैं और उनके नाखून और बाल काटकर घर में छिपा देते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति शोक के समय घर के अंदर जाता है तो वह उस परिवार के सौभाग्य का एक हिस्सा अपने साथ ले जा सकता है। लुमियन ने उन विदेशियों को यह सब समझाया और तब उसे पता चला कि ये लोग असल में प्रांतीय राजधानी बिगोर से आए हैं और काफ़ी ऊंचे पद पर हो सकते हैं। जब लुमियन वापस अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बहन औरोर को नारोका की मृत्यु की जानकारी दी, जिसे सुनकर औरोर भी काफ़ी दुखी और चिंतित हो गई। औरोर को भी शक था कि कहीं यह सब उस रहस्यमयी उल्लू की वजह से तो नहीं हुआ जो गांव के ऊपर मंडरा रहा था। उसने लुमियन को सख्त हिदायत दी कि वह अंधेरा होने के बाद किसी भी कीमत पर घर से बाहर न निकले और अपने दोस्तों को भी आगाह कर दे। लुमियन ने अपने दोस्त रेइमुंड से एक लिवरे ब्लू यानी नीली किताब उधार ली क्योंकि उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज का पता लगाना था। उसने अपने घर में मिली एक फटी हुई चिट्ठी के शब्दों को रेइमुंड की किताब से मिलाया ताकि वह अधूरे वाक्यों को पूरा कर सके। काफ़ी मशक्कत और समय बिताने के बाद लुमियन ने उस गुप्त संदेश को डिकोड कर लिया और जो शब्द सामने आए वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उस संदेश में लिखा था कि हमें जल्द से जल्द मदद की ज़रूरत है क्योंकि हमारे आसपास के लोग बहुत ही अजीब होते जा रहे हैं। यह खुलासा इस बात का सबूत था कि गांव में कोई बहुत बड़ी और डरावनी शक्ति काम कर रही है जो लोगों को बदल रही है। लुमियन अब समझ चुका था कि नारोका की मौत सिर्फ एक शुरुआत थी और आने वाला समय उनके लिए और भी भयानक होने वाला है। इस पूरी घटना ने लुमियन के मन में एक नया संकल्प पैदा किया कि उसे न केवल अपनी बहन को बचाना है बल्कि इस गांव के रहस्य को भी सुलझाना है। कहानी का यह मोड़ हमें बताता है कि कभी-कभी जो हमें अपनी आंखों से दिखता है असलियत उससे कहीं ज़्यादा गहरी और खतरनाक होती है। नारोका का वह आधी रात का सफ़र और उसके बाद उसकी अचानक मौत सब कुछ एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा था जिसे लुमियन को अब बेनकाब करना था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या लुमियन उस मदद की पुकार लगाने वाले संदेश के पीछे के इंसान को ढूंढ पाता है या वह खुद इस जाल में फंस जाता है। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस गांव के राज अभी और भी गहरे होने वाले हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जिज्ञासा अच्छी है लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ों को न देखना ही हमारी भलाई के लिए बेहतर होता है।